हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज फॉर टू के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए ज़रूरी है उसकी बर वक्त और सही तशख़ीस की जाए। पाकिस्तान में चुगताई लैब एंड हेल्थ केयर 1983 से अपनी तशख़ीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे आज के शो के मेहमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुगताई लैब एंड हेल्थ केयर जनाब अख्तर सुहेल चुगताई साहब हैं, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो अपना पूरा दिन किस तरह से गुजारते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, किस किस्म के इंसान हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू। आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। कहाँ पैदा हुए, कहाँ वक्त गुजारा, बचपन कहाँ गुजरा? मैं पक्का लाहौरी हूँ। मैं अंदरून शहर में पैदा हुआ। पहले 22-23 साल मेरे वहीं पे गुजरे। तो उसके बाद हाँ, मेरी स्कूलिंग जो थी वो डॉन बॉस्को स्कूल है। फिर मैं एफसी कॉलेज चला गया, तो किंग एडवर्ड में से मैंने MBBS किया। तो सारी फैमिली जो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स 1825 से रहते थे। तो उसी जगह से घर पुराना हो जाता था, दोबारा बन जाता था। तो छोटा सा घर, मंजिलों वाला घर जी। हम 9 बहन भाई थे। अच्छा। तो मेरा नंबर 8वां था। अच्छा। तो फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं था। तो बस मैं किंग एडवर्ड में चला गया, फिर वहाँ से MBBS किया। तो फ़ौरन ही मैंने किंग एडवर्ड में जॉब शुरू कर दी। तो मैंने फिर उस वक़्त से ले के आज तक मैं अपने आप को एज अ टीचर आइडेंटिफाई करता हूँ। इतना खूबसूरत और इतना सबक आमोज़ किस्म का बचपन, कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद आता हो, या बहन भाई जब मिल बैठते हो तो उस बात को याद करते हो? हम देखें, ख़ानदानों में ऊंच नीच आती है, मुआशी हालात में ऊंच नीच आती है। तो हम जब भी कभी बैठते हैं तो हम यही बात करते हैं कि अच्छा वक़्त था या मुश्किल वक़्त था तो हम कैसे उसको गुजारते थे। बहुत अच्छे वक़्त भी आए ख़ानदान में, बड़े मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन हमें नहीं आज कभी भी हमने ये नहीं याद किया कि हम किसी क्राइसिस में आ गए थे। हम उनको याद करके बड़े खुश होते हैं। हमारी बड़ी अच्छी कभी इख्तलाफ हुआ नहीं आपस में बहन भाइयों में। तो लेकिन ये है कि वालिदैन ने मोरालिटी सिखाई। कुछ कल्चरली इस तरह था कि वालिद जो होते हैं वो बहुत रोब दबदबे वाले होते हैं जी, हमारे ज़माने के, आज के तो पता नहीं। तो वालिद साहब जो थे वो बहुत एक मेहनती आदमी थे। हमारी एक वर्कशॉप होती थी, हमारा एक ऐसा कारोबार था जो कि इंडस्ट्री का बैक की जो होती है ना, सपोर्ट बिजनेस था। तो वालिद साहब बहुत मेहनती थे। वो इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना हो तो कोई आसान काम नहीं होता। तो वो तो सुबह को अगर सारी रात बीमार रहे, बुखार चढ़ा रहे, तो सुबह को उठ के काम पे चले जाते थे। लेकिन उन ये था कि बेटा हलाल की कमाई खाओ। कि मेरे जो बड़े भाई थे, जब वो 1952 में घर से जाने लगे अपने किसी नौकरी के लिए, तो उन्होंने उसको बुला के कहा कि देखो सलाहुद्दीन, अगर तुम कभी ज़िंदगी में ख्वार होगे तो अपनी किसी गलती की वजह से होगे। मैंने तुम्हें बहुत हलाल की रोटी खिलाई है। ये सबक थे हमारे। फिर सबक उन्होंने सिखाया कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते।
ज़िंदगी में किस शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? देखें, आप अपने इर्द गिर्द जब देखें ना तो बहुत अच्छे लोग हैं। तारीख में चले जाएं तो प्रॉफिट मोहम्मद से अच्छा तो इंसान ही कोई नहीं था। अपने गिर्द देखें, कायद आज़म थे, इकबाल थे, और भी बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की तरह होने का नहीं सोचा। मैंने किसी को आइडियलाइज नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश ये ज़रूर की है कि किसी शख्स में जो कोई अच्छी चीज़ है उसको अपनाया जाए। कोई शख्स मुकम्मल नहीं होता, हम सब में खामियां हैं, मुझ में हज़ार खामियां हैं, लेकिन आप लोगों से मिलो। मैं तो बहुत दफ़ा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। कुछ बच्चे हैं वो आपको चलते चलते कोई ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो किसी बड़े से आपने आज तक नहीं सीखी होती। आपने तिब के शोबे में ही आने के बारे में फ़ैसला क्यों किया? ये एक अजीब सी बात है कि मैंने आपको अपने बड़े भाई का जिक्र किया, तो मैं एक दफ़ा उनके पास गया हुआ था। वो रावलपिंडी में होते थे, मैं 7वीं जमात में था। तो मेरे साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे क्या करना है ज़िंदगी में। तो जैसे मैंने कहा कि कोई फैमिली में आगे पीछे कोई डॉक्टर नहीं, मेरी फैमिली में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई ब्यूरोक्रेट था, ना कोई जज था, ना कोई फौजी था। पढ़े लिखे थे लेकिन इन प्रोफेशंस में कोई नहीं था। तो हमने डिस्कस किया, तो मेरे ख्याल में कि हमने दोनों ने इस चीज़ को देखा कि शायद मेरे में मेडिसिन में जाने के ज़्यादा रुझान है। तो 7वीं जमात में भी फैसला कर लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है, और फिर उसके लिए काम किया। ऐसे ही हो गया। अख्तर सुहेल चुगताई से प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई तक का जो सफ़र है, अब इसके बारे में हमें बताइए। मैंने जब MBBS कर लिया तो मैंने जॉब शुरू की किंग एडवर्ड में। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें थी, या मैंने न्यूरोसर्जन बनना है या पैथोलॉजिस्ट बनना है। ये जब मैं MBBS कर रहा था तो उस वक्त तक मेरा ये दिमाग बन चुका हुआ था। तो उन दिनों रुझान था फ़ौरन बाहर, मुल्क से बाहर चले जाने का, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। ठीक। तो मेरे एक उस्ताद थे प्रोफेसर नागी, वो बड़े अच्छे पैथोलॉजिस्ट अभी भी हैं। मैंने उनके साथ काम किया तो मेरा इंटरेस्ट बन गया पैथोलॉजी में, और फिर हिस्टोपैथोलॉजी जो कि कैंसर वगैरह की डायग्नोसिस होती है। तो उन्हीं के साथ मैंने काम किया, वही मेरे सुपरवाइज़र थे। तो इसमें इंटरेस्ट हुआ, पैथोलॉजी करना शुरू की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन सारी उम्र मैं पढ़ाता रहा हूँ। मैंने किंग एडवर्ड में तकरीबन 25 साल पढ़ाया। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 32 साल किंग एडवर्ड में गुजरे, और पढ़ाने का शौक़ था मुझे। जैसे आज भी मुझे कोई पूछता है ना, कोई कहता है कि जी आप पैथोलॉजिस्ट हो, आप लैब रन करते हो, आप ये काम करते हो, तो आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो? मैं कहता हूँ मैं अपने आप को एज अ टीचर आइडेंटिफाई करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में कोई अच्छा महसूस करता हूँ ये कि मैं एक टीचर हूँ, मेडिकल टीचर हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि देखो, पैसे के पीछे मत भागो, तुम अपने प्रोफेशन पे फोकस करो, तुम इतने अच्छे बनो कि लोग तुमसे फैज़याब हो सकें। पैसा तुम्हें मिल जाएगा। आज भी पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं ना, लेकिन पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। आप अपने प्रोफेशन पे फोकस करें, अपने ईमानदारी से काम करें। हमारा प्रोफेशन बहुत कमाल का प्रोफेशन। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पेशे का कमतर है। हमारे में इंसान की, देखिए ना, मैं अपनी लैब में बैठा हूँ, मेरे पास किसी का स्पेसिमेन आता है, किसी के छाती में गिल्टी थी तो वो निकाल के भेजा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, वो जो खातून है या जो मरीज़ है उसकी जान अटकी हुई है कि क्या रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरे पास ये आएगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ये एक सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर सोच ये है कि मैं इसके ऊपर पूरी मेहनत करके इसकी
करेक्ट डायग्नोसिस, जो सही तशखीस है वो कर सकूं, जिससे इस मरीज का इलाज ठीक तरीके से हो सके। फैमिली के साथ नाश्ता किया, डॉक्टर साहब आपकी मिसेस क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ जानें। मेरी वाइफ जो है ना वो भी एक डॉक्टर है, वो किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट है। हम दोनों एक ही वक्त पे वहाँ पे थे, और वो भी प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी थी। उन्होंने भी सारा वक्त जो है ना टीचिंग में गुजारा। उनको ना दो चीज़ें उनकी ज़िंदगी की हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक तो जिस तरह से उन्होंने अपनी औलाद को पाला है और जो उनकी तरबियत की है। मैंने ज़िंदगी में बहुत वक्त जो है ना अपने काम पे गुजारा है, तो रुखसाना जो है वो बच्चों को देखती थी, इनकी पढ़ाई वगैरह, इनकी तरबियत, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ उनका है, मेरा हाथ कम है। और दूसरी है उनकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। उनको एजुकेशन का, पढ़ाई का बहुत शौक़ है। तो थी प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। फिर वहाँ से जब बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया, जब अमेरिका चले गए तो वो भी वहीं चली गई थी उनके बच्चों के पास। तो लेकिन साथ ही उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी वहाँ पे। अच्छा। तो वो यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी में फिर उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन में मास्टर्स किया, लिबरल स्टडीज़ में। शादी के बाद? अभी ईयर 2005 में शायद। मरीम, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में आप हमें सबसे पहले बताएं। जी, मैं सब बड़ी बहन हूँ चारों बहन भाइयों में, और हम चार बहन भाई एक तरह से बड़ी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री है हमारी। जैसे चुगताई लैब हमारा एक तरह से पांचवा सिबलिंग है, क्योंकि जब मैं और मेरा बड़ा भाई सिर्फ हम दो ही थे, तब चुगताई लैब अब्बू ने, अम्मी ने स्टार्ट की थी। और हम उस वक्त एक किराए के फ्लैट में रहते थे। तो मैंने और मेरे भाई ने पैसे बचा बचा के जुबली चॉकलेट ख़रीदी हुई है। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे हमारी फैमिली बिज़नेस बेहतर और बहुत हालात भी बेहतर होते गए, तो जो छोटे दो बहन भाई हैं वो एक डिफरेंट किस्म के हाउस होल्ड में बड़े हुए। अच्छा, आपकी एक बहन भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी बहन के बारे में भी हमें बताइए। जी, मेरी छोटी बहन इधर पाकिस्तान में ही हम सब की तरह उसने अपनी तालीम यहीं से ली। किनेट कॉलेज में थी, इंपीरियल कॉलेज में थी। उसके बाद हम चारों बहन भाई जब बाहर अपनी आला तालीम के लिए गए, वो भी गई, उसने वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट किया जर्नलिज़म में। और उसके बाद उसकी शादी होगी, माशाल्लाह वो बहुत खुश है, वहाँ पे सेटल्ड है, 3 बच्चे हैं उसके। और अब उसके बच्चे जब स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो दोबारा वो साइकोलॉजी को परसू करना चाह रही है। सबसे छोटे हैं, बड़ी अय्याशी की होगी ऐसी वैसी। ऐसे बड़े बहन भाइयों के साथ किस किस्म का बॉन्ड शेयर किया है? जी, जैसे डॉक्टर मरियम ने बताया कि वो मेरे पेरेंट्स की तरह ही थे, तो एक्चुअली मैं ना बिग बॉस कहने लगा था, क्योंकि लैब पे हम डॉक्टर इशुख्ताई को बिग बॉस कहते हैं, तो मैं नेचुरली बिग बॉस कहने लगा था। बिग बॉस काम में मसरूफ़ थे। वालिदा साहिबा जो थी वो भी इसी तरह हमें रेस की थी, लेकिन साथ डॉक्टर मरियम और डॉक्टर उमर ने हमें बेसिकली रेस किया, मुझे और रीमा जी को। तो उनकी तरबियत से मुझे भी बहुत इजाफा हुआ, मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज जो मैं हूँ नेचुरली सारों की वजह से। अच्छा, पूरी फैमिली एजुकेशन की तरफ भी है, मेडिसिन की तरफ भी है, आपका वकालत की तरफ जो रुझान है, इसकी क्या वजह? जी, इसमें एक तो वालिदैन की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया कि आपने डॉक्टर बनना है, और साथ मेरी जो बड़ी बहन है डॉक्टर मरियम, उन्होंने हमेशा मुझे इस तरफ ज़ोर दिया कि आपने आला तालीम हासिल करनी है। वो पहले मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो आपने जैसे कहा ना यंगेस्ट जो था, तो थोड़ा सा आवारागर्दी पे मुझे शौक़ था। तो फिर उधर जाके थोड़ा सा फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कुछ बन ले तो बेहतर है। शरीना फैमिली का हिस्सा कब बनी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल के जो वक्त आपने अपने इन लॉज के साथ गुजारा है, अपनी सास, अपने ससुर और फैमिली के बाकी सब मेंबर्स, कैसा टाइम आपने गुजारा? So far so good, alhamdulillah. I think
अंकल का होना, आंटी का होना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और सारे फैमिली मेम्बर्स का ये अंकल का होना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस फैमिली में हूँ। आई थिंक मैं लकी हूँ शायद, इसलिए मैं इस घर में हूँ। अमेजिंग। अच्छा, अली के साथ किस तरह का बॉन्ड है? ऑफ कोर्स ही इज योर हस्बैंड, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय करती हैं और कितना इसमें क्या एक्सपीरियंस किया? बिकॉज फैमिली में क्योंकि अली यंगेस्ट हैं, तो आई थिंक अभी भी हमें जिस तरह मरियम जी ने कहा, हम वो वाला भी ट्रीटमेंट चल रहा है कि नई नई शादी, और वो इसी तरह ही अभी हम चल रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है बाय अंकल, आंटी एंड बाजी एंड एवरीबडी, भाई। घर से चुगताई ओल्ड एज होम के लिए रवाना हुए। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह के इंसान हैं? मेरे बारे में तो शायद कोई लोग ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी बड़ी आसान है। आई मीन, मैं अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं तो बड़ी सादा सी ज़िंदगी है कि सारी उम्र काम किया है। मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं अपने काम पे होता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा उसको खुशी होती है जब मैं एक लेक्चर दे के निकलता हूँ, या मैं अपनी माइक्रोस्कोप पे बैठ के बाकी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं साथ, तो उनको पढ़ा रहा होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ना बहुत थोड़ी भी है और बहुत लंबी भी है। सर, लाहौर सेंट्रल मेडिकल कॉलेज की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं। कुछ इस कॉलेज के बारे में बताइए कि आपने इसकी बुनियाद कब रखी, क्यों रखी? देखिए, ये सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है ना, ये कुछ लोगों ने मिलके बनाया था। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, वो अर्बन डेवलपर्स के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मियां ताहिर जावेद साहब। मियां ताहिर जावेद जो हैं तो एक रियल एस्टेट डेवलपर, लेकिन वो बहुत ही एक खुदा तर्स इंसान है। उनका इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन था शुरू में ही। उन्होंने ज़मीन एक्वायर की और बाकी लोगों ने साथ मिल के तो ये काम शुरू किया। ये 2008 की बात है। तो लेकिन क्योंकि मेरा एकेडमिक्स के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती गई। फिर एक वक्त आया कि इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे हमेशा ये था कि इस कॉलेज में बहुत सारी कमियां हैं। अभी इसको एक बेहतरीन इदारा बनाने के लिए इसमें बहुत सारी सहूलियात जो है ना वो मुहैया करने की ज़रूरत है। तो मैंने मियां जावेद साहब से बात की कि अब हमें इसको ना इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा। ताकि हम ये कह सकें कि इस मेडिकल कॉलेज में और इस हस्पताल में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। तो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल में जी। उन्होंने और मैंने मिलके तो इसमें बहुत पैसा लगाया है। ओके। तो नतीजा ये है कि आज इस वक्त आप खुद देखेंगी जी सर कि जो हॉस्पिटल है 600 बेड्स का हॉस्पिटल है माशाल्लाह, और इसके अंदर अमेजिंग हर तरह की स्पेशलिटी मौजूद है। लेकिन ज़्यादा मैं कहता हूँ, आप पूछते ना कि क्यों बनाया। जी सर। मेरे नज़दीक एज अ मेडिकल पर्सन, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक मेरा मरीज़, एक मेरा स्टूडेंट। ओल्ड एज होम पहुंचे और वहां उम्र रसीदा अफराद को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चुगताई लैब एंड हेल्थ केयर ने उम्र रसीदा अफराद के लिए ओल्ड एज होम बनाया है, जहां वो घर की और हस्पताल की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए।
सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के हवाले से रोजमर्रा के उमूर की ब्रीफिंग की। चुगताई लैब के लिए रवाना हुए। चुगताई ओल्ड एज होम्स कब बनाए और ये ओल्ड एज होम बनाने के पीछे क्या मकसद था आपका? वो ऐसे है कि दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट है जी कि जब कोई शख्स इस उम्र को पहुंच जाता है कि उसको घर पे उसको की देखभाल करना मुश्किल हो जाए तो ओल्ड एज होम बने हुए हैं। जी सर। हमारे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई कि एक हमें अप्रोच किया किसी, हमारा जो होम केयर का प्रोजेक्ट है वो तो चल रहा है ना कि हम घर पे लोगों को सहूलियात मुहैया करते हैं। जी सर। तो इसी तरह हमें एक फ़ोन आया, 2 बहनें हैं वो दुबई में होती थी कि उनके वालिद कोई 90 इयर्स ओल्ड थे, तो वो अब उनकी हो गई थी कि उनको अपनी याददाश्त वगैरह बिल्कुल खो चुके थे वो, और उनको कुछ नहीं पता होता था कि उनको ना अपनी एनवायरनमेंट वगैरह का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो वो कहती थी अब हम इनको दुबई में इनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते कि हमें अपने कामों पे भी जाना होता है, तो और कोई बहन भाई था नहीं। तो उनके वालिद यहाँ पे पाकिस्तान में ला के उन्होंने किसी गेस्ट हाउस में शायद रखे या कहीं होटल में रखे, तो उनको उनकी मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ी। तो हमारी होम केयर को उन्होंने कॉल किया। जब उनको देखा जाके तो जो हो सकता था उनके लिए किया, लेकिन उनको 24 घंटे केयर की ज़रूरत थी। तो हमने आपस में डिस्कस किया कि ये अब वक्त आ गया है कि यहाँ पे भी लोगों के लिए अपने बुज़ुर्गों को घर पे उनके देखभाल करना ज़रा ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब लोग ज़्यादा प्रोफेशन में बिज़ी हैं, ज़्यादा कामों में बिज़ी हैं। तो हमने कहा कि हम क्यों ना उसी तरह का ओल्ड एज होम जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू करें। जी। तो इसको माइंड में रखते हुए हमने ये बनाया। मौसीकी से किस हद तक लगाव है आपको? देखिए ना, मौसीकी से जिसको लगाव नहीं है तो ज़िंदगी नामुकम्मल है उसके जी सर, जी सर। हाँ, ये अलग बात है कि आपको किस अपनी पसंद है, किस किस्म की आपको मौसीकी आपको पसंद है या आप उससे कनेक्ट करते हैं। तो हाँ, मौसीकी से बहुत प्यार है। चुगताई लैब एंड हेल्थ केयर के तमाम HODs के साथ मीटिंग की। किस तरह से फैसिलिटेट करता है? एजुकेशन तो बहुत महंगी है, मतलब अपने एक्सपेंसेस और दीगर चीज़ें जैसे आपकी स्टडीज़ हैं उसमें आपके टीचर्स कितना हेल्प आउट करते हैं, आपको सिस्टम कितना हेल्प आउट करता है? वैसे तो इस इंस्टीट्यूट की बाकी इंस्टीट्यूट से वैसे भी ये डिफरेंस है कि इन्होंने अपनी जो क्वालिटी मेंटेन की हुई है और बहुत नॉलेज फ्रेंडली हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो नॉलेज हम सीख रहे हैं उससे हम अप्लाई भी हम लोग करना सीख रहे हैं। सिर्फ मतलब एक क्रैमर्स नहीं बना रहा इंस्टीट्यूट, वाकई स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस करें, पहली बात। और हमारे अराउंड जो मैं अपने जितने भी सीनियर्स को देख रही हूँ, जो डॉक्टर चुगताई के पहले से जो ट्रेनीज़ हैं यहाँ पे, माशाल्लाह दे आर ऑल वेरी वेरी मतलब लाइक बहुत अच्छे। सब सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव भी हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि फैसिलिटेट तो अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हो कि सिर्फ बुकिश सेंस में तो लाइब्रेरी है एंड ऑल लाइक, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ है वो आपके सीनियर्स की हेल्प, और ये सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी इस इंस्टीट्यूट की। आपको आपका इदारा कितना फैसिलिटेट करता है? I mean, as far as वो finances are concerned, हाँ। तो बाकी इंस्टीट्यूशंस के निस्बत चुगताई साहब इज़ पेइंग द बेस्ट। I mean, अगर फाइनेंसेस को देखें, हाँ। इसके अलावा जो बाकी जो हैं, जैसे डॉक्टर मरीम ने भी बताया है कि एज़ फार एज़ द एकेडमिक्स और गाइडेंस इज़ कंसर्न तो वो वर्थ इट है। लेकिन सर जो है वो बहुत ज़्यादा
अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर आप अपने इस इदारे के माहौल को बाकी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के माहौल से कंपेयर करें तो आप अपने इदारे को कहाँ देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चुगताई लैब की तरह का इदारा इस वक्त पाकिस्तान में शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जिस लेवल के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है, वी आर नॉट एट द लेवल ऑफ MBBS जो कि एक बेसिक हमारी डिग्री होती है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट है, ये हमें आफ्टर MBBS जब हम डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद की फ़र्दर 4 years की ट्रेनिंग देता है। तो ये इस इंस्टीट्यूट में क्योंकि हम लोग डॉक्टर बनने के बाद फ़र्दर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा काम ना सिर्फ पढ़ना रह जाता है बल्कि उस काम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना होता है। यानी हम वर्किंग डॉक्टर्स होते हैं, हम साथ में प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं और हम अपनी एजुकेशन भी फर्दर परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ फाइनेंसेस की नहीं रह जाती, यहाँ पे आपको एकेडमिकली आपका टाइम बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हो और फिर आपने अपने पेपर्स भी क्लियर करने, आपने पढ़ना भी है। तो उस सब चीज़ों की मैनेजमेंट में जो एक पैटर्न हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो करता है वो इस वक्त आई थिंक कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा। आपने इस इदारे को, इस इदारे के टीचर्स को, इस इदारे के माहौल को कैसा पाया? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। बाकी जैसे डॉक्टर अनीला ने बताया कि हमें पढ़ाई में तो हेल्प मिलती है, लेकिन हमारी जो डिग्री है उसकी एक रिक्वायरमेंट है रिसर्च। जब तक हम रिसर्च नहीं करते तो हमें डिग्री नहीं मिलती, और रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हम लोगों को आती है। तो जितनी भी कॉस्ट है वो हम बेयर नहीं करते, वो हमारा इंस्टीट्यूट बेयर करता है। और ना सिर्फ रिसर्च बल्कि जो लाइब्रेरी है, जैसे हमें किसी बुक की ज़रूरत है, किसी जर्नल की ज़रूरत है, वो भी हमें सर ही अरेंज करके देते हैं या ये इंस्टीट्यूट करके देता है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है उसके ऊपर। आप कब से पढ़ रही हैं यहाँ? मुझे 1 साल हो गया। FCPS पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे हिस्ट्री पैथोलॉजी। रेकमेंड किया था आपको कि आपको यहाँ पढ़ना मुझे चाहिए? यहाँ के जो पहले के ट्रेनीज़ हैं जिन्होंने पहले यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, FCPS की है, उन्होंने रेकमेंड किया था बिकॉज यहाँ की एकेडमिक्स, एजुकेशन, सर की मेंटोरिंग, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, हर चीज़ बेस्ट है, दी बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोई भी प्रॉब्लम होती है रिसर्च, एकेडमिक्स या किसी कोई भी एनीथिंग, वी आर फ्री टू गो टू डॉक्टर चुगताई। मतलब ही इज़ दी डॉक्टर चुगताई, लेकिन हमें कभी हेजिटेंस फील नहीं होती है कि हम सर के पास जा रहे हैं। ही लिसन्स टू अस लाइक एवरी टाइम, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। क्या वजह थी कि आपने इस इदारे को ही चूज़ किया? एक्चुअली मैम ये क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया एज अ रिपोर्टिंग कंसल्टेंट हियर, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे जितनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। व्हाट इज़ अ रिपोर्टिंग कंसल्टेंट? जब आप अपना मेजर डॉक्टर MBBS करने के बाद आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, दैट इज़ FCPS। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप उसके लिए आप रिपोर्ट साइन कर सको। ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जिनकी बिना पे आगे मरीज़ का इलाज किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं डायग्नोसिस के लिए, उसकी बेसिस पे यहाँ पे हम एक रिपोर्ट्स दे रहे हैं जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में आगे बहुत हेल्प कर रही हैं। फॉर दैट पर्पस इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। इनके पास मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो इस टाइम पे UK एंड USA में यूज़ हो रही हैं, वो ये अपने सिस्टम के अंदर विद टाइम अपने आप को अपडेट करने के लिए इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। चुगताई लैब में होने वाले कैंसर के टेस्ट्स का जायजा लिया। अपने स्टूडेंट्स के साथ बियोप्सी पैथोलॉजी टेस्ट्स के नताइज के हवाले से ब्रीफ किया। चुगताई लैब एंड हेल्थ केयर ने पाकिस्तान के नौजवानों की अच्छी तालीम के हसूल के लिए चुगताई पब्लिक लाइब्रेरीज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाई हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं और तकरीबन 7,000 तलबा और तालिबात इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। औदा सुलेमान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि चुगताई होम केयर बेसिकली
कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं पेशेंट्स को? चुगताई होम केयर में हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको घर पे शिफ्ट करते हैं। वो जिस भी कंडीशन के पेशेंट्स हों, एंड ऑफ लाइफ केयर में हों या आफ्टर सर्जरी केयर में हों, किसी भी किस्म के पेशेंट्स हैं तो उन्हें हम घर पे सारी फैसिलिटीज़ घर पे प्रोवाइड करते हैं। उन्हें नर्सिंग स्टाफ से लेकर हम हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम हर चीज़ उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर देते हैं। आप कब से इस इदारे के साथ काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इन चुगताई के साथ काम करते हुए। मज़ीद किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं? एम्बुलेंस सिस्टम क्या है और कितने हैं लाहौर में? जी, हमारे पास 9 एम्बुलेंसेस हैं। कुछ एम्बुलेंसेस हमने फ़र्स्ट एड के लिए आउटसोर्स की हुई हैं और कुछ एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमने होम केयर के लिए रखी हुई हैं। और होम केयर में हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो नॉन एमरजेंसी एम्बुलेंसेस हैं। मतलब हम शिफ्ट करते हैं पेशेंट टू वन सिटी टू अनदर, वन हॉस्पिटल टू होम, होम टू हॉस्पिटल, बट अकॉर्डिंग टू द प्लान हम पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। ये एमरजेंसी में हम पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं करते। और हमारे जो होम केयर के पेशेंट्स हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर तब जहाँ पे भी पाकिस्तान में किसी भी उन्होंने प्रोसीजर के लिए जाना हो या किसी हॉस्पिटल में जाना हो, किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना हो, तो हम उनको ये फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब ने हेड ऑफ लैब सर्विसेज सना आमिर और औरदा सुलेमान के साथ वर्किंग लंच किया। अच्छा सर, चुगताई लैब, इसकी बुनियाद आपने पहली बार कब रखी? 1983, 1 जनवरी 1983 को शुरू किया था इसको। मैंने एक जगह किराए पे ली, रिवाज गार्डन, छोटा सा फ्लैट जैसा था ग्राउंड फ्लोर पे, 2-3 छोटे छोटे कमरे थे उसके। मैंने कोई लोगों को ट्यूशनें पढ़ा के तो कुछ पैसे सेव किए थे। अच्छा। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद लॉजिकल था कि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करूं, लैब बनाऊं। तो मैंने वो चंद पैसे जो अपने पास थे कुछ क्रेडिट पे मार्केट से सामान लिया, तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। हम 3 लोग थे, एक मैं था, एक मेरा टेक्नोलॉजिस्ट था और एक टाइपिस्ट था, टाइपिस्ट कम रिसेप्शनिस्ट। तो इस तरह से मैंने शुरू किया था 1983 में। रिवाज गार्डन में आपका पहला ऑफिस, और आज चुगताई बिल्डिंग, इतना बड़ा ये ऑफिस, ये सेटअप, ये प्लाज़ा जिसके 11th फ्लोर पे इस वक्त आप और मैं बैठे हुए बात कर रहे हैं, वहाँ से लेके आज यहाँ तक कामयाबी का जो ये सफ़र है और जो ये चेन है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, ये आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया? देखें, मुल्क में ना हमेशा कुछ बड़ी अच्छी लैब्स रही हैं। जब जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया था उस वक्त भी लाहौर में, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी लैब्स थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया था। अगर आप एक बेसिक सी लैब बनाए ना, बुनियादी सी लैब, और उसमें रूटीन के काम करते रहें तो आप वैसे भी चल सकते हैं, और उसमें अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जो टेस्ट इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है, जो टेक्नोलॉजी इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है, अगर मैं भी नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये सवाल मैंने हमेशा अपने आप से पूछा, क्योंकि जब मैंने लैब शुरू की मेरी भी बड़ी बेसिक सी लैब थी। तो कोई डॉक्टर मुझे फ़ोन करता था या कोई मरीज़ आता था कि जी मैंने टेस्ट करवाना है, ये आप करते हैं क्योंकि और कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे उससे बहुत बेचैनी होती थी कि ये क्यों नहीं हम कर सकते, अगर दुनिया में हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखें, एक बात ये, दुनिया में कोई ऐसी लैब नहीं है जो सारे टेस्ट करती है, दुनिया में कोई नहीं। लेकिन आप दुनिया के साथ पेश तो रखते हैं ना, आप उनके साथ चलना तो चाहते हैं, और आप अपने कौम के लिए चाहते हैं कि भाई क्यों ना हो ऐसे। तो मैंने हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछा कि ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वो एक सिलसिला चलता रहा। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टारगेट नहीं बनाया। मैं चलता जाता हूँ और मुझे वो कहते हैं जी ये क्या बात है कि आपने कभी कोई टारगेट नहीं बनाया। मैं कहता हूँ देखो, आप ऑनेस्ट प्रोफेशनल हार्ड वर्क करो, जिस प्रोफेशन में भी ईमानदारी से मेहनत करो, दबा के मेहनत करो और चलते जाओ। आपके चुगताई सिस्टम में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने किस्म के टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं?
देखिए पैथोलॉजी जो है ना सुपर स्पेशलिटी में चली गई। पैथोलॉजी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें हिस्टोपैथोलॉजी एक है, खून की बीमारियों के लिए अलग है, वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए अलग है। 5, 6, 7 डिपार्टमेंट्स, शायद उससे भी ज़्यादा इससे सब बनते जा रहे हैं। ये तमाम डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। और अब जो लेटेस्ट हमने जो ऐड किया वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का काम शुरू किया है। देखिए ना, कोई अब मुझसे पूछे कि जी अब आगे क्या करोगे जी? आगे करने को बेशुमार काम है। अभी तो मुझसे जब कोई कहते हैं जी अच्छा अब आपने ये शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूँ अभी इसके इम्तहान और भी, अभी तो शुरू किया है। जब भी कोई एक मंजिल हासिल होती है तो हम कहते हैं अब तो शुरू हुआ है, इससे आगे तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हर अच्छी लैब में होने चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में कुछ बहुत अच्छी लैब्स हैं, उनमें भी ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ में शायद इससे भी ज़्यादा हों। कैडिस चुगताई एनिमल डायग्नोस्टिक्स के बारे में भी आप हमें बताइए, ये क्या है? देखिए, इंसानों की बीमारियाँ होती, जानवरों में भी होती। हम जानवर को जानवर समझते हैं, बिल्कुल ऐसे, जबकि वो एक जिंदा, एक लिविंग चीज़ है। उनकी भी बीमारियाँ होती हैं, उनकी भी तकलीफ होती हैं। तो इंसानों को, जानवरों को बहुत प्यार मोहब्बत से उनको बहुत अहमियत देनी चाहिए। और अगर वो बीमार हों तो उनकी तशख़ीस करें और उसके मुताबिक इलाज करें। तो बड़ी सख्त ज़रूरत थी कि उनके लिए एक अलग लैब बनाई जाए, जहाँ पे किसी के जानवर को, उनके पास पेट डॉग है, बिल्ली है, जो भी किस्म का जानवर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके टेस्ट किए जा सके उसकी तशख़ीस के लिए, ताकि उस जानवर का इलाज किया जाए। बल्कि हमने अभी तक लाहौर का जो ज़ू है, लाहौर का चिड़ियाघर है, उनके साथ हमने MOU साइन किया कि आपके जितने एनिमल्स हैं अगले 1 साल के लिए हम उनके फ्री टेस्ट करेंगे, ताकि अवेयरनेस आए कि जानवर बड़ी कीमती चीज़ है, लिविंग चीज़ है। तो इसलिए हमने एक अलग से एक सिस्टम बना लिया, एनिमल डायग्नोस्टिक्स का लैब बनाई है, जहाँ पे जानवरों के लेबॉरेटरी के टेस्ट होते हैं। सर, चुगताई फाउंडेशन के बारे में बताइए कि इसकी बुनियाद आपने कब रखी, कैसे रखी? असल में अगर मैं देखूँ ना तो ये मेरे सारे इदारे फाउंडेशन, मेरी फैमिली जो है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो है ना, हम इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि हमारा बुनियादी काम लोगों के लिए सहूलियात पैदा करना है, ये मेडिसिन के हवाले से या सेहत के हवाले से। तो हम समझते हैं कि ये सारी हमारी जो लैब है या चुगताई हेल्थ केयर है, ये एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इससे बढ़ के भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी फैमिली की अल्लाह ने हमें दिया है, हमारी और भी ज़िम्मेदारी है। जैसे विडोज़ हैं, उनको स्कॉलरशिप्स चाहिए, बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, उनके पास फ़ी के पैसे नहीं, ख़ास तौर पे अब ये कोविड का जो ज़माना गुजरा है तो लोगों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। या हमारे मुल्क में पब्लिक लाइब्रेरीज़ की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो हमने एक अलग से फाउंडेशन बनाई है जो कि सिर्फ हमारी अपनी फैमिली उसकी फंडिंग करती है, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। ये सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, हम उसमें डोनेट करते हैं। उसी पे हमने लाइब्रेरीज शुरू की हैं, इवन मोबाइल लाइब्रेरीज, जी पब्लिक लाइब्रेरीज शुरू की हैं। और आपने देखो अगर नीचे जो भी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स है वो शुरू की है। हमने लाहौर में लाइब्रेरीज बनाई हैं, हमने लाहौर में रीडिंग रूम्स बनाए हैं, कोयटा में हमने लाइब्रेरी बनाई है। और अब ये है कि हमारा हुकूमत के साथ ही एक प्रोजेक्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत फोर्थ कमिंग हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ मिलके तो उनके इलाकों में जो उनके पास अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई लाइब्रेरी है और वो बहुत अच्छे हालात में नहीं है, तो हम उनके साथ मिलके उन लाइब्रेरीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह के बेशुमार सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हम फाउंडेशन के थ्रू पूरा करते हैं। जब कोविड आया है, पाकिस्तान में आया, आपने किस किस्म के इक़दाम किए इससे निपटने के लिए? और अभी जो इसकी 5th वेव है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, इससे निपटने के लिए आप किस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, हम तो एक डायग्नोस्टिक लैब है और हेल्थ केयर फैसिलिटी है। जब अभी कोविड वुहान में आया था, चाइना में, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो पहले से मौजूद थी जिससे हम वायरसेस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमने अपनी मीटिंग की कि ये वायरस है, नया है और इसके फैलने के बहुत चांसेस, क्योंकि एकदम से बहुत सारी उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। तो हमने फौरी तौर पे
अपने आप को इसको मीट करने के लिए तैयार किया। हमने फौरी तौर पे हज़ारों टेस्टों का ऑर्डर प्लेस किया कि हमें तैयार होना चाहिए कि अगर ये आ गया वायरस तो हम उसको डायग्नोस कर सकें। तो हमारी प्लानिंग थी और वो प्लानिंग बड़ी ठीक रही, वक्त पे रही। तो जब आया वायरस तो हम उसको लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सके थे और थ्रू आउट प्रोवाइड करते रहे। हमें अपनी टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती थी, हमें सिर्फ कुछ ट्रेनिंग देना पड़ी अपने लोगों को। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है जो हमारा डिपार्टमेंट है वायरोलॉजी का, उसको के जो हेड हैं डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान, वो एक बहुत ही काबिल वायरोलॉजिस्ट है। तो उनके होने से बहुत हमें फ़ायदा हुआ कि हम अपनी वायरोलॉजी की सर्विसेज जो हैं उनको इतना अच्छा कर सके जैसे कि दुनिया में होनी चाहिए। अमेजिंग। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। मैंने कभी ना फ्यूचर का ये नहीं सोचा कि कहाँ पे पहुँचना है। जो चैलेंज आते हैं हम वक्त से पहले उसके लिए तैयार होते हैं। अब जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात की, अब ये ज़माना बहुत अरसे से जेनेटिक्स का ज़माना है। तमाम बीमारियों, बेशुमार बीमारियों की तशख़ीस जो है वो जेनेटिक स्टडीज़ से होती है। बहुत सारे कैंसर्स के जो इलाज है वो जब आप उस कैंसर के जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका इलाज उसके मुताबिक बदल जाता है और बेहतर हो जाता है। हम उस डायरेक्शन में चल पड़े। हमने अपना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट बहुत डेवलप किया है, जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के जो टेक्नोलॉजी है हमने वो एक्वायर की है। बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, तो हमने वो एक्वायर की और उसकी बेस पे अब हम अगर कोई हमें आके कहे कि जी मेरी ये स्टडी कर दें कि मेरा एक कैंसर पैनल रन कर दें कि मेरे पे कैंसर होने के क्या क्या इम्कानात हैं, कौन कौन से कैंसर के होने के इम्कानात हैं, तो हम स्टडी करके दे सकते हैं, अभी करके दे सकते हैं। अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन है, तो अगर एक खातून है उसकी वालदा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था या उसकी खाला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो कहती है कि मुझे बताएं मेरे में होने के कितने चांसेस हैं, तो हम कि वो जीन BRCA1-2 जीन जो है वो डिटेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि आप इसकी एहतियाती तदाबीर कर लीजिए। बहुत सारी हैरत अंगेज़ बातें मैं कहूँगी आपके साथ हुई, बहुत कुछ जानने को सुनने को मिला और आपकी शख्सियत, आपके काम, इस पूरे सिस्टम के बारे में यकीनन सुनने वालों को भी बहुत इस्तेफ़ादा हुआ होगा। एक आखिरी सवाल अपने हर मेहमान से मैं करती हूँ, बल्कि आप मेज़बान हैं, हम तो मेहमान थे आज आपके। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हसरत जो दिल में हो, आप चाहते हो कि पूरी हो जाए? मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। मेरा रब मेरी ख्वाहिशें खुद ही पैदा करके उनको पूरा करता गया है, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता।